कांग्रेस में अगुवाई को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस कार्य समिति की आज अहम बैठक होगी, जिसमें हंगामे के आसार हैं, क्योंकि पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। इस पत्र में नेताओं ने पार्टी में नेतृत्व पर दुविधा खत्म करने, कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव करवाने और पार्टी के संसदीय बोर्ड को सक्रिय करने की मांग की है। चिट्ठी में हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ की गई है। चिट्ठी में राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, वीरप्पा मोइली जैसे नेताओं के नाम शामिल है। पार्टी से निलंबित नेता संजय झा ने दावा किया कि 24 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के साथ ही करीब 300 छोटे बड़े नेताओं ने इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों अमरिंदर सिंह और भूपेश बघेल जैसे नेताओं ने गांधी परिवार के नेतृत्व में आस्था जताई है। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस के वर्कर्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द कांग्रेस का रेगुलर प्रेसिडेंट भी बने, CWC का इलेक्शन भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कांग्रेस ताकतवर बने, ताकि भारतीय जनता पार्टी का और उन तमाम ताकतों का जो देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं मुकाबला कर सके। कांग्रेस में पार्टी अगुवाई को लेकर चल रहे घमासान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोनिया गांधी से अध्यक्ष पद पर बने रहने की अपील की है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है, जबकि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा जताया। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस का नेतृत्व करने रहने की अपील की है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने 23 नेताओं की अगुवाई पर सवाल उठाए जाने की निंदा की और सोनिया और राहुल गांधी की अगुवाई में आस्था जताई। राहुल जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालनी चाहिए, और ये सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस पक्ष के लिए नहीं, तो देश के लिए भी जरूरत है राहुल जी की। राहुल जी एक समर्थ नेतृत्व है जो पार्टी को दे सकता है और जो पूरे देश को भी समर्थ नेतृत्व दे सकते हैं। कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि यह समय कांग्रेस को एक मत होने का है, मत निभरना का नहीं। जिस परिवार ने देश की आजादी और उसके बाद जो देश के लिए त्याग और बलिदान किया है वो सर्वविदित है। मीडिया में जो कुछ आ रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। सोनिया जी का नेतृत्व सर्वमान्य है। यदि सोनिया जी कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना ही चाहती है तो राहुल को अपनी जिद छोड़कर अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। देश का आम कांग्रेस कार्यकर्ता और किसी को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं राजस्थान के डिप्टी CM और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ट्वीट में लिखा कि सोनिया गांधी और राहुल ने यह दिखाया है कि पार्टी और लोगों की भलाई के लिए त्याग करने का क्या मतलब होता है। अब सर्वसम्मति बनाने का समय आ गया है। जब हम एकजुट होंगे तो हमारा भविष्य भी मजबूत होगा। ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ता राहुल को पार्टी की अगुवाई करते देखना चाहेंगे। वहीं कांग्रेस में चल रहे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस का ड्रामा 10 जनपद के इशारे पर हो रहा है। ये प्रायोजित पत्र है और ये प्रायोजित पत्र 10 जनपद की अनुशंसा से, अनुमोदन से, उनकी स्वीकृति से लिखी गई है। कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों ने ये पत्र लिखा है वे इस वंशवाद के पुजारी रहे हैं और इस पत्र लिखने से के पीछे सिर्फ एक ही मंशा है, जनता को बरगलाना। मैडम आपको बस करो, हट जाओ, दूसरे को आ जाने दो, नहीं तो कांग्रेस ऐसे गायब हो जाएगी जैसे पहले साबुन का विज्ञापन आता था ना, कि ढूंढते रह जाओगे। कांग्रेस नेताओं की लिखी चिट्ठी और कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए जा रहे सवालों पर पार्टी नेता संजय निरुपम भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर सवाल उठाए और CWC के सदस्यों का इस्तीफा मांगा। संजय निरुपम ने ट्वीट में लिखा, आखिर सोनिया जी इस्तीफा क्यों दे? CWC के सारे सदस्य एक साथ इस्तीफा देकर किनारे क्यों नहीं हटते?
2019 के लोकसभा चुनावों में हार की जवाबदारी लेकर राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया। क्या कांग्रेस कार्यकारिणी की जवाबदारी कुछ नहीं है? CWC सदस्यों ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? चीन चोरी से जाए लेकिन हेराफेरी से ना जाए। गलवान में अपनी भद्द पिटवाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर भारत के खिलाफ चीन की साजिश बेनकाब हुई है। साजिश भारत के अहम सैन्य ठिकानों की जासूसी करने की, लेकिन चीन की चोरी पकड़ी गई। फिर पकड़ी गई चीन की चोरी। भारत के अहम ठिकानों की जासूसी कर रहा चीन। भारतीय सेना के अहम ठिकानों पर चीन की नजर। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन की साजिश। चीन चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। गलवान में अपनी भद पिटवाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर भारत के खिलाफ चीन की साजिश बेनकाब हुई है। साजिश भारत के अहम सैन्य ठिकानों की जासूसी करने की। पकड़ी गई चीन की चोरी। बेनकाब हुई चीन की साजिश। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की पोल। चीन के जासूसी कांड का पर्दाफाश। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन असम में भारतीय वायुसेना के सबसे अहम ठिकानों में से एक तेजपुर एयरबेस और ओडिशा में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर मौजूद भारत की मिसाइल टेस्टिंग साइट की जासूसी कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन ने भारत के तेजपुर एयरबेस और डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखने के लिए यूनान प्रांत की रोइली काउंटी में लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार सिस्टम तैनात कर रखा है। रोइली काउंटी चीन म्यांमार सीमा के पास है। चीन का नया रडार सिस्टम म्यांमार सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। इस रडार की बदौलत चीन 1150 किलोमीटर दूर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखता है। इस रडार के जरिए चीन 575 किलोमीटर दूर तेजपुर बेस की जासूसी कर रहा है। चीन ने इस रडार को मार्च 2018 के बाद रोइली काउंटी में तैनात किया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ओडिशा में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण किया है। लिहाजा चीन भारत की इस मिसाइल टेस्टिंग साइट पर नजर बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा चीन की रोइली काउंटी में तैनात हर रडार की नजर असम में भारतीय वायुसेना के तेजपुर बेस पर भी बनी रहती है। तेजपुर बेस पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन तैनात है। इसलिए चीन की इस बेस पर होने वाली हर गतिविधि की जानकारी हासिल करना चाहता है, क्योंकि तेजपुर से चीनी सीमा की दूरी महज 170 किलोमीटर है। इसके अलावा भी चीन भारत भूटान सीमा के पास उत्तरी डोकलाम में भी भारत के खिलाफ अपनी साजिश का नया जाल बुन रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने उत्तरी डोकलाम में निर्माण कार्य शुरू किया है। उसने तोरसा नाले के पास एक दीवार का निर्माण किया है। इसी नाले के पास निर्माण को लेकर 2017 में चीन और भारत के बीच विवाद हुआ था। इसके अलावा चीन डोकलाम में सिंचला दर्रे के पास एक इमारत भी बना रहा है और उसने पहाड़ों पर बिजली के खंभे भी लगा दिए हैं। इसके साथ ही चीन ने डोकलाम में 2 खास सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिए हैं और सिंचला दर्रे के पास हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए हैं। चीन की इन सभी कोशिशों का एक ही मकसद है, भारत की फौज पर नजर रखना। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने पूरी LAC पर ही जबरदस्त निगरानी शुरू कर दी है। चीन एक तरफ तो डोकलाम में भारत की जासूसी करने के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेने के साथ अपने सैनिकों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भारत के उत्तराखंड की चीन से लगती सीमा पर भी सर्विलेंस के उपकरण और हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा रहा है।
भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन लद्दाख के बाद अब डोकलाम में भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाया जा सके। दरअसल गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन भारत की ताकत से इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एलएसी पर चीन एक तरफ तो अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर वो भारत चीन सीमा पर हथियारों का जखीरा भी जमा कर रहा है। चीन की इन तैयारियों से साफ है कि उसे लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान उसकी करतूतों पर पलटवार न कर दे। सुशांत केस में 2 दिन की जांच के बाद आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी में है। सीबीआई ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली है। इससे पहले सीबीआई ने सुशांत के घर पर जांच की। पहले सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट के मालिक संजय लालवानी से पूछताछ की और सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत की मौजूदगी में एक बार फिर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। गुजरात के पाटन में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई घंटों तक हुई तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया। कहीं कहीं तो लोगों के गले तक पानी भरा हुआ नजर आया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गई। इतना ही नहीं, बारिश का पानी घरों में भी घुस गया। एक मकान के सभी कमरों में घुटने तक पानी देखा गया। ऐसी ही तस्वीरें कई मकानों में देखने को मिली। हालात बिगड़ने के बाद एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक चलती कार में आग लगने के बाद उसमें सवार 2 लोगों की जान बाल बाल बच गई। कार की अगली सीट के नीचे से अचानक आग की लपटें उठती देखकर ड्राइवर ने कार को बीच सड़क में ही रोक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए कार को जलने से बचा लिया। बताया गया कि पुलिस ने कार में सवार लोगों को भी जल्दी से नीचे उतारा और फिर आग बुझाने में जुट गए। उन्होंने आसपास की दुकानों और मकानों से पानी लाकर आग बुझाई। इसके बाद उन्होंने कार को धक्का देकर उसे सड़क के किनारे पहुंचाया ताकि बीच सड़क पर उस कार की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी न हो। जापान की राजधानी टोक्यो में कुछ लोगों ने हांगकांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हांगकांग को आजाद करवाने की मांग करते हुए एक रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए और अपने मोबाइल फोन की लाइटें जलाकर उन्होंने चीन का विरोध किया। कोरोना की वजह से एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए। इन पोस्टरों के जरिए उन्होंने हांगकांग का समर्थन किया और साथ ही नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग में जारी तनाव को दुनिया के लिए संकट बताया। इसके अलावा उन्होंने इस मुद्दे पर जापान सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। उत्तराखंड के खटीमा में कोरोना के रैपिड टेस्ट पर सवाल उठे। उत्तराखंड के खटीमा में व्यापारियों ने कोरोना के लिए होने वाले रैपिड टेस्ट पर सवाल उठाए और इस टेस्ट को करवाने से इनकार कर दिया। यूपी के बलिया में एक मगरमच्छ के गांव में घुसने से लोग दहशत में आ गए। हालांकि गांव के कुछ लोगों ने साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर घाघरा नदी में छोड़ा। बिहार के औरंगाबाद में अद्री नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव से टूट गया, जिसके बाद कई गाँव के लोगों को आने जाने में मुश्किलें बढ़ गयी। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ का हिस्सा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। हालांकि हादसे से पहले ही वहां तैनात अधिकारियों ने गाड़ियों को रोक दिया, जिससे मलबे की चपेट में कोई नहीं आया। यूरोपीय देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में लाखों लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद से ही वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी मुद्दे पर राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राष्ट्रपति का विरोध करने के लिए सभी इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में कई पोस्टर और कई बैनर लेकर लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे और देश में दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। उन्होंने हाल ही में प्रदर्शन के समय पुलिस की हिंसक कार्रवाई की घटना पर भी आपत्ति जाहिर की। Очень обидно за все, что творили с людьми, за то, как несправедливо не применяли насилие. हजारों लोग अपने देश के झंडे के साथ भी दिखाई दिए। इस बीच पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे ताकि प्रदर्शन के समय कोई हंगामा न हो। वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कंटीले तार भी लगा रखे थे। चीन के सिचुआन प्रांत से दिल दहला देने वाला एक हादसे की तस्वीरें सामने आई।
वहां एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग धंसने से 21 गाड़ियां गहरे गड्ढे में समा गई। हालांकि घटना से चंद मिनट पहले तक सब सामान्य नजर आया, मगर अगले ही पल अच्छा खासा दिख रहा पत्थरों से बना फर्श अचानक धंस गया और पार्किंग में खड़ी 21 गाड़ियों को निगल गया। इमारत के पिलर के किनारे तक पार्किंग जमींदोज हो गई। लेकिन ये एक खतरनाक हादसे का महज एक ट्रेलर साबित होता, क्योंकि अगर खंभों के नीचे की जमीन पर जरा सी भी आंच आती तो पूरी इमारत ढेर हो जाती। सुबह इस घटना की सामने आई तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ साफ नजर आया। रात को हुए गड्ढे ने तालाब की शक्ल ले ली। उसमें फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई। साथ वाली सड़क पर भी बीचों बीच मोटी दरार दिखी। बताया गया कि हादसे में 500 वर्ग मीटर का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद गड्ढे के पास बैरियर लगाकर सड़क का एक हिस्सा बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में नदियों पर बनाए गए बांस के कई पुल पानी में बह गए, जिससे करीब 50 गांव के लोगों का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया। वहां तेज बारिश की वजह से इलाके की कई नदियां उफान पर हैं। उनमें एक झूमी नदी भी है, जिस पर बांस और लकड़ी के बने कई पुल पानी में समा गए। मेदिनीपुर के मनसुखा से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग बांस के बने एक पुल पर खड़े दिखे, जबकि कई लोग नदी के दोनों किनारों पर थे। नदी में पानी का तेज बहाव था। पुल का एक हिस्सा टूटकर पानी में बह चुका था। लोग दहशत से भरे थे। लोगों को पुल के टूटने का अंदेशा था और फिर वही हुआ। देखते ही देखते बांस और लकड़ी की मदद से बनाया गया करीब 50 मीटर लंबे पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी की लहरों के साथ बह गया। इतना ही नहीं, मेदिनीपुर के ही एक दूसरे इलाके डोमघाट में भी ऐसा ही हादसा पेश आया। वहां से आई तस्वीरों में भी एक पुल के कंसावती नदी के पानी में बहने का बिल्कुल वैसा ही मंजर दिखा जैसा पहले वाले पुल के साथ हुआ। बांस का बना पुल पानी की तेज लहरों को झेल नहीं पाया और टूटकर धीरे धीरे नदी में समा गया। किनारे पर खड़े लोग कुछ दूर तक पुल को पानी में बहते हुए देखते नजर आए। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश और नदियों में उफान की वजह से कुछ गाड़ियां पानी में बह गई। वहां तेज बारिश और बाढ़ की वजह से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया, जिसका एक डरा देने वाला वीडियो बांसवाड़ा से आया, जिसमें एक पुल के ऊपर से बह रहे नदी के पानी में ट्रक बह गया। ट्रक का ड्राइवर पानी की तेज लहरों के बीच ट्रक को तेजी से निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी तेज बहाव के बीच ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक देखते ही देखते नदी में समा गया। पानी में गिरने के बाद ट्रक का पता तक नहीं चला, जबकि ड्राइवर और उसका एक साथी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। इसके बाद दोनों किनारे पहुंचने के लिए पानी में तैरते दिखे। डूंगरपुर से भी एक ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक भारी भरकम क्रेन भी उफनती नदी के सामने नहीं टिक पाई और देखते ही देखते नदी में बह गई। ये क्रेन वहां बन रहे एक पुल के काम में लगी थी और अचानक नदी का बहाव तेज होने की वजह से वो बह गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त क्रेन में ड्राइवर समेत कई दूसरे मजदूर भी थे। ताइवान की राजधानी ताइपे में कोरोना संकट के बीच एक रोबोट शो शुरू हो गया। महामारी की वजह से दुनिया भर में रोबोट्स की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में रोबोट शो में ज्यादातर ऐसे रोबोट्स की झलक देखने को मिली जो फैक्ट्रियों में मजदूरों की जगह ले सके। जिनमें ये रोबोट तो कमाल का दिखा। ये स्मार्ट रोबोट कांच की दीवार पर उल्टा लिखता हुआ नजर आया। इसकी सुंदर लिखावट देखकर रोबोट शो में पहुंचे लोग भी दंग रह गए। वहीं एक दूसरा रोबोट चीजें बीनता हुआ दिखा। अलग अलग तरह के कई रोबोट फुर्ती से काम करते और इधर उधर मंडराते नजर आए। 4 दिनों तक चलने वाले इस रोबोट शो में 750 से भी ज्यादा कंपनियों ने अपने रोबोट्स की प्रदर्शनी लगाई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में लगे दमकल कर्मियों को मौसम के बदलने से बड़ी राहत मिली। इस आग ने करीब 2700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जलाकर राख कर दिया है। लेकिन अब इसे बुझाने का काम तेज कर दिया गया है, क्योंकि वहां गर्म हवाएं चलनी बंद हो गई। सामने आई तस्वीरों में कुछ दमकल कर्मी जंगलों में घुसकर पिछले कई हफ्तों से धधक रहे जंगलों पर पानी की बौछार करते दिखे। इस आग ने जंगलों के साथ ही उसके आसपास के कई रिहायशी इलाकों को भी राख के ढेर में बदल दिया। कई मकान, सामान और गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। हर तरफ सिर्फ तबाही के मंजर दिखाई दिए। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आई। Strike team is assigned up here to assist the citizens in the area and वहां की सरकार ने जंगल में फैल रही आग के लिए गर्म हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं को जिम्मेदार बताया था। लेकिन अब जब मौसम ने करवट ली है तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। झारखंड के दुमका में मौत के बाद एक बुजुर्ग की धूमधाम से अंतिम विदाई हुई। बताया गया कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसके रिश्तेदारों ने ऐसा किया।
और बुजुर्ग की पार्थिव शरीर को फूलों से सजाकर नाचते गाते शव यात्रा में निकल पड़े। इस तरह से अंतिम विदाई देने में उनके परिजनों के साथ गांव वाले भी शामिल हुए। खासकर महिलाएं जो अक्सर शव यात्रा में शामिल नहीं होती हैं, वो भी बुजुर्ग की अंतिम यात्रा में ढोल मजीरे की थाप पर डांस करती दिखी। शव यात्रा में महिलाएं आगे आगे चल रही थी, जबकि गांव के बाकी लोग उनके पीछे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उत्सव का माहौल हो। बुजुर्ग की अंतिम यात्रा को उसके घर से निकालकर पूरे गांव में पहले घुमाया गया, इसके बाद शमशान घाट पर ले जाया गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक आपदा के वक्त खोज और बचाव अभियान जैसे बड़े काम के लिए एक कीड़े जितना छोटा रोबोट बनाया। दावा है कि इस रोबोट का आकार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये उन इलाकों में भी घुस सकता है जहां इंसान के लिए पहुंचना नामुमकिन है। कीड़े की तरह दिखने वाले इस रोबोट का वजन महज 88 मिलीग्राम यानी चावल के 3 दानों जितना है, लेकिन इसके साइज पर मत जाइए। ये अपने वजन से 2.5 गुना से भी ज्यादा वजन उठा सकता है, वो भी 2 घंटों तक। ये चढ़ाई भी कर सकता है। आमतौर पर रोबोट बैटरी से चलते हैं और इसलिए भारी भरकम और बड़े होते हैं, लेकिन इस रोबोट को ताकत मिलती है मेथनॉल केमिकल से। दावा है कि ये रोबोट दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के रोबोट्स में एक है। अमेरिका में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी मिल गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति दे दी। नेपाल के पीएम ओली और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड के बीच सुलह करवाने के लिए बनाई गई समिति ने दोनों को विवाद कम करने के लिए सुझाव दिए। कैंसर से पीड़ित संजय दत्त के ठीक होने की प्रार्थना करते हुए काम्या पंजाबी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अखंड ज्योत जलाई। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पिता के 70वें जन्मदिन के मौके पर एक वीडियो शेयर कर उन्हें याद किया। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में एक बार फिर माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इससे इलाके के लोग दहशत से भर गए। 15 दिनों के अंदर वहां तीसरी बार ये ज्वालामुखी फटा, जिससे इलाके के लोग दहल उठे। इस विस्फोट के बाद आसमान में लगभग 1500 मीटर तक राख का गुबार फैल गया। ज्वालामुखी से निकलने वाले मलबे से आसपास के इलाके ढक गए। सामने आई एक तस्वीर में इलाके के मकान, खेत और गाड़ियां सब राख से लिपटी हुई नजर आईं। सड़कों पर भी ज्वालामुखी से निकलने वाली राख की मोटी परत बिछ गई। घटना की कुछ देर बाद ही राहत और बचाव का काम भी शुरू किया गया। सड़कों को साफ करने के लिए कई गाड़ियों को लगाया गया, जबकि कुछ लोग राख की परत को हटाने के लिए फसलों पर मशीनों से पानी का छिड़काव करते दिखे। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को ज्वालामुखी के केंद्र से 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने की चेतावनी जारी कर दी। उत्तराखंड के नैनीताल में एक गुलदार ने एक घर में घुसकर कुत्ते पर हमला कर दिया। बताया गया कि 1 महीने में गुलदार का ये तीसरा हमला था, जिसमें उसने घर में घुसकर एक कुत्ते को शिकार बनाने की कोशिश की। इस घटना की तस्वीर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो गुलदार सीढ़ियों की मदद से एक घर की छत पर चढ़ गया और कुत्ते को दबोचने के लिए दौड़ दिया, लेकिन कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ घर में घुस गया। गुलदार की भनक लगते ही घर के लोग उसे भगाने के लिए घर के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन शिकार के इंतजार में छिपकर बैठा गुलदार एक बार फिर कुत्ते पर हमले की नीयत से सामने आया, लेकिन कामयाब ना हो सका। साल 2018 में डांसिंग अंकल के नाम से मशहूर हुए डब्बू अंकल को अब कड़ी टक्कर मिल रही है, वो भी 93 साल की दादी से। दादी ने अपनी उम्र को दरकिनार करते हुए ऐसा शानदार डांस किया कि उनके आते तो डब्बू अंकल भी फेल हो गए। माधुरी सी अदा, कैटरीना जैसे ठुमके, इन दादी का डांस है एकदम हटके। सुनहरे रंग की साड़ी और सोने का हार पहने हुए कूल दादी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। इसका कारण है इनका ये डांस। इनका ये डांस सोशल मीडिया पर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहा है। गाने के बोल हैं, वो लड़का आंख मारे।
इसी गाने पर डांस करके सारा अली खान मशहूर हुई थी। रणवीर सिंह ने अपनी शोहरत को और बुलंद किया था। अब दादी की बारी है। वीडियो में दादी का डांस इतना मजेदार है कि हर कोई इसे सोशल मीडिया पर खुश मिजाज होकर शेयर कर रहा है और इनके डांस की तारीफ कर रहा है। वाह दादी, क्या बात है आपकी। आपके डांस के क्या कहने, कोई भी आपका दीवाना बन जाएगा। कोरोना की वजह से इस तनाव भरे माहौल में ये हंसता खिलखिलाता वीडियो लोगों के लिए खुशी का जरिया बनकर आया है और यही वजह है कि हर किसी ने इस उम्र में भी दादी के हुनर की तारीफ की है। ये सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं बल्कि लम्हों को सजोना है। वीडियो में दादी के आगे प्यारा सा चॉकलेट केक रखा है जिसे रंग बिरंगे चॉकलेट से सजाया गया है। इतना ही नहीं, दादी ने सिर पर बर्थडे का ताज भी पहना हुआ है। दादी की उम्र जानते हैं आप? पूरे 93 साल की हो गई हैं दादी। घर वालों ने बर्थडे केक पर 93 लिखकर ये जश्न मनाया। पीछे से सारे घर वाले दादी के लिए हैप्पी बर्थडे का गाना भी गा रहे हैं। फिर दादी के घर वाले उन्हें हाथ पकड़कर खड़ा करते हैं और दादी मोमबत्तियां बुझाकर केक काटती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो की हमने पड़ताल शुरू की, जहां हमें ये वीडियो फेसबुक पर गौरव साहा के अकाउंट पर मिला, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं और वायरल हो रही दादी के पोते हैं। दादी के 93वें जन्मदिन पर गौरव ने दादी का वीडियो रिकॉर्ड कर अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी दादी आज 93 साल की हो गई हैं। कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं गए बल्कि घर पर रहकर ही उनके लिए इस दिन को खास बनाया। भाई वाह, बर्थडे हो तो ऐसा और सेलिब्रेशन हो तो दादी जैसा। कोरोना काल में लोगों की खुशियां मनाने का तरीका और जरिया दोनों ही बदल चुका है। जहां लोग पहले बाहर जाकर पब और रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेशन किया करते थे, अब घर पर रहकर परिवार के साथ इन पलों का मजा लेते हैं। और शायद यही वजह है कि ये पल लोगों के बीच खुशियां बिखेर रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात अब और भी ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। शिवना नदी उफान पर है, जिसका पानी पशुपतिनाथ मंदिर की गर्भगृह में घुस गया। यही नहीं, मंदिर में विराजमान शिव की 7 फीट की मूर्ति आधी पानी में डूब गई, जिसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर को बंद किया गया। हालांकि मान्यता है कि नदी का पानी शिव का अभिषेक करता है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मंदसौर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और शिवना नदी का उफान अब पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया है। 7 फीट ऊंची प्रतिमा पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। नीचे के 4 मुख पूरी तरह से डूब चुके हैं और ऊपर का आधा भाग खाली है। मंदिर का परिसर जो है पूरी तरह से जलमग्न है। आप देख सकते हैं कि पहले आपको पशुपतिनाथ दिखाते हैं। पशुपतिनाथ भगवान महादेव जो अष्टमुखी है, उसके 4 मुख जो है पूरी तरह से डूब चुके हैं। आधी मूर्ति डूब चुकी है। पूरे शिवना की बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुका है और ऐसी मान्यता हमेशा से रही है कि शिवना नदी भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारती है और लगातार ये जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का पूरा परिसर है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो है वो प्रवेश बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से मंदिर सील कर दिया गया है। किसी का भी यहाँ पर प्रवेश वर्जित नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश मुसीबत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। इन्हीं में मध्य प्रदेश का राजगढ़ भी शामिल है, जहां भारी बारिश के बाद मोहनपुरा डैम के गेट खोल दिए गए। डैम के 17 में से 12 गेट खोले जाने के बाद राजगढ़ की नेवज नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद कई इलाके बाढ़ में डूब गए। कई जगह सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद सुरवानिया बांध के 10 गेट खोल दिए गए। भारी बारिश की वजह से राज्य के नदी नाले उफान पर हैं। बांध भी लबालब भर चुके हैं।
जिसके बाद सुरवानिया बांध के गेट खोले गए। इतना ही नहीं, माही बांध के भी 12 गेट खोले गए। तो राजस्थान में डैम के गेट खोले गए हैं क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो रहा है। मोहनपुरा डैम की तस्वीरें आप देखिए, दूसरी तरफ राजस्थान की बांसवाड़ा की तस्वीरें, और हम आपको दिखा रहे हैं सुरवानिया डैम। आप देखिए पानी का फ्लो काफी ज्यादा है क्योंकि लगातार कई घंटों की बारिश के बाद बांध भर चुके हैं। ऐसे में बांध के कुछ गेटों को खोलना पड़ा। गुजरात के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कच्छ भी इनमें से एक है, जहां भारी बारिश के बाद सफेद नमक का रेगिस्तान समुद्र बन चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है। रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद लहरें उठ रही हैं। पिछले कई दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रेगिस्तान भी बाढ़ की चपेट में है। तो कच्छ में भारी बारिश है, सफेद नमक का रेगिस्तान बाढ़ की चपेट में है। आप देखिए लगातार बारिश के बाद वहां पर पानी का बहाव काफी ज्यादा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं, वहां पर रहने वाले लोग हैं, वो भी मुसीबत में हैं और काफी ज्यादा उनकी परेशानी बढ़ गई है। गुजरात के पाटन में जोरदार बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया। हालात ये हो गए कि लोगों का सामान पानी में तैरता दिखाई दिया। पाटन में 2 घंटे में करीब 5 इंच बारिश हुई, जिसकी वजह से घरों में कमर तक पानी भर गया, जिसमें लोग रहने को मजबूर हो गए। सड़कें भी पानी में डूब गई। लोगों का सामान भी बारिश के पानी में खराब हो गया, जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने की समस्या भी हो गई। साथ ही साफ पानी भी नहीं मिल पाया। 5 इंच बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पाटन के हाल बेहाल हो गए हैं। कई जगह ऐसी है जहां पूरी की पूरी पानी में बह गई है। तो कई हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो दत्तात्रेय सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के अंदर 2 फीट से लेकर 4 फीट तक पानी घरों के अंदर घुस गए। देखने वाली बात यह है कि आज जैसे ये 5 इंच बारिश आई है और ऐसे हाल है, तो आने वाले दिनों में और भी बारिश आएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। तो आने वाले टाइम पे क्या हालत होगी, वो भी एक देखने वाली बात है। ये कैसे हाल हुआ? ये सुबह 11 बजे से बारिश चालू हुआ है, शाम को 4 बजे तक बारिश हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पूरे घर में 5 फुट पानी भर गया है। हमारा टीवी, फ्रिज, हमारा अनाज बिगड़ गया है। हमारा बाल बच्चे भी अभी सोए नहीं, खाया हुआ नहीं है। और नगर पालिका के ऑफिसर भी हमारे सोसाइटी में देखने भी नहीं आ रहे कि क्या हाल है क्या नहीं है। बस रखा भी बोलते हैं, कब जैसा कब करते भी नहीं है, कुछ काम करते नहीं हमारे लिए। यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। मथुरा में भी यमुना नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई मंदिर डूबने लगे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से भी यूपी की नदियां उफान पर आ गई हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों पर हो रही लगातार बारिश के बाद अब प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। और अभी तक की अगर हम बात करें तो यमुना का जलस्तर काफ़ी कम था, लेकिन वर्तमान हालात अगर यमुना के जलस्तर की बात करें तो यमुना का जलस्तर लगातार वृद्धि हो रही है। और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से, चेतावनी के निशान से महज 40 सेंटीमीटर नीचे है। और इस समय हम यमुना में हैं और यमुना में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना का जल है वो हिलोरे ले रहा है। साथ ही इस जल ने जो यमुना के घाट थे उनको अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। साथ ही जो घाट के नीचे मंदिर थे उनको अपनी पूरी तरीके से चपेट में ले लिया है और यमुना का जल उनमें प्रवेश कर गया है। धीरे धीरे यमुना के जल में वृद्धि हो रही है और यह जल वृद्धि अब जो निचले इलाके हैं उन लोगों के लिए एक मुसीबत बन सकता है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल की अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसमें एक बैल फंस गया। जैसे ही इसकी जानकारी एसडीआरएफ की टीम को मिली, फौरन बैल को बाढ़ से निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई। पहले 2 जवान रस्सी के सहारे बैल तक पहुंचे, फिर उसे रस्सी की मदद से बाहर निकाला। बताया गया कि बैल नदी और दीवार के बीच फंस गया था, जिसने वहां से निकलने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि बाद में एसडीआरएफ की टीम ने बैल का रेस्क्यू कर लिया। ताइवान की राजधानी ताइपे में कोरोना संकट के बीच एक रोबोट शो शुरू हो गया। महामारी की वजह से दुनिया भर में रोबोट्स की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में रोबोट शो में ज्यादातर ऐसे रोबोट्स की झलक देखने को मिली जो फैक्ट्रियों में मजदूरों की जगह ले सके। जिनमें ये रोबोट तो कमाल का दिखा। ये स्मार्ट रोबोट कांच की दीवार पर उल्टा लिखता हुआ नजर आया। इसकी सुंदर लिखावट देखकर रोबोट शो में पहुंचे लोग भी दंग रह गए।
वहीं एक दूसरा रोबोट चीजें बीनता हुआ दिखा। अलग अलग तरह के कई रोबोट फुर्ती से काम करते और इधर उधर मंडराते नजर आए। 4 दिनों तक चलने वाले इस रोबोट शो में 750 से भी ज्यादा कंपनियों ने अपने रोबोट्स की प्रदर्शनी लगाई है। मुंबई के पास थाने में एक बर्नल कंपनी में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर से दिखाई थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। बर्नल कंपनी में आग कैसे लगी, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। साथ ही आग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। तो आग को बुझाने की कोशिश की गई। आग काफी भीषण थी, ऐसे में दमकल कर्मियों को काफी दिक्कतें पेश आई आग को काबू करने में। महाराष्ट्र के थाने में यह बर्नल कंपनी थी जिसमें भीषण आग लग गई। दिल्ली के पास नोएडा एक्सटेंशन के शाहबेरी गांव में हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाले कई बिल्डरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 बिल्डरों की 2 करोड़ का चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। इनमें 8 गाड़ियां शामिल हैं। पुलिस ने एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की है। आज थाना बिसरक द्वारा शाहबेरी प्रखंड के अंदर करीबन 2 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में अटैच किया गया है। इनके ऊपर इन अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था। इनकी 8 लग्जरी गाड़ियां और 2 टू व्हीलर जिनकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, इसको आज गैंगस्टर एक्ट में अटैच किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जल्द खत्म की जाएगी। आज की ताज़ा खबर में इतना ही।